आई एम श्योर प्रीवियस चैप्टर्स में आपने बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं. इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू टेक अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द अर्लियर चैप्टर्स. हमने शुरुआत में जब अपना कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी, लेकिन उन सारी चीजों को हमने सिर्फ ब्रॉडली डिस्कस किया हुआ था. नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग दोज एस्पेक्ट्स इन डिटेल, और उन डिटेल्स का एक पार्ट है जिसको कि हम बोलेंगे टेक्निक्स फॉर इंप्रूविंग रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन. इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, like we discussed, we would be discussing about the right posture, content and the environment. So get ready for it and let's get going. Okay, आगे चलते हैं और देखते हैं कि how do you go about doing it even better. Like I told you कि आपने मेन आइडियाज और सपोर्टिंग डिटेल्स को आइडेंटिफाई करना है, विच इज कॉल्ड द सपोर्टिंग वर्ड्स एंड फिलर्स. तो इनिशियली आपने क्या किया, जैसा मैंने आपको बताया कि आप पूरी की पूरी लाइन लिखिए इंस्टेड ऑफ जस्ट द वर्ड. जो बाकी के वर्ड्स होते हैं दे आर लाइक सपोर्टिंग लाइन्स एंड फिलर्स, उसको कहते हैं कि बिकॉज आई हैव गिवन यू दैट एग्जाम्पल. जैसे एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू कम टू योर होम टुमारो. उसमें काम की चीजें हैं आई योर होम टुमारो. ओके, अगर आप ये भी कहते हैं तो भी किसी के सामने खड़े होकर, देन इट मेक्स द सेम अमाउंट ऑफ सेंस, इट गिव्स द सेम मैसेज, एग्जैक्टली द सेम थिंग्स एज दैट एंटायर सेंटेंस वुड हैव गिवन. So the rest of the things that are there in that sentence are called fillers or supporting words. So वो supporting words हमारे को कहाँ पे देखने को मिलेंगे, कैसे समझ में आएंगे, वो जब आप वो पूरी लाइन लिखेंगे. One of the errors that people do while doing this exercises, वो सिर्फ उस वर्ड को पकड़ते हैं और उस वर्ड को लिखने लग जाते हैं. Friends, in communication, you just don't need to know only words. वर्ड्स से मिला के आपने सेंटेंस भी बनाना है, और वो सेंटेंस कैसे बनाना है वो जब तक आप देखोगे भी नहीं. लाइक वी डिस्कस्ड, अगर आपने किसी चीज़ के बारे में देखा, सुना या महसूस नहीं किया है, आप उसको कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी रेड अबाउट सो मैनी कॉमन एक्सप्रेशंस, वी रेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. अब आप इसमें भी जब आप देखोगे तो वो फिलर्स कहीं और सपोर्टिंग वर्ड्स अपने आप से नहीं आ जाएंगे, वो भी आपने नोटिस करना पड़ेगा कि वो कैसे बनता है. ओके जैसे मैंने आपको प्रोटो लैंग्वेज के बारे में बताया था, कैसे बच्चे एक एक वर्ड को कंबाइन करते हैं, आपके फेस की तरफ देखते हैं, कहते हैं. सो दे लिसन टू इट वंस, दे सी इट वंस, या फिर मल्टीपल टाइम्स देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब वो उस चीज को फ्रेम कर पाते हैं. Similar is the situation that is going to happen with you. You have to, when you would see how this particular word is used in a sentence, you would be able to use it yourself. आप जब उसे लिखोगे, देखोगे पूरे सेंटेंस के साथ जो सपोर्टिंग वर्ड्स और फिलर्स ऐड करके, then is the time you would be able to do it very comfortably. Okay, so as an exercise, you have to just pick up I keep reiterating the entire exercise. I'm picking up the different pieces and I'm trying to combine them. So how you would go about this, in the morning, pick up the newspaper, typical parts of the newspaper I've told you, उनमें से चूज करिए जो पार्ट आपको सबसे अच्छा लगता है. सबसे पहले उस सेक्शन में जाइए, read that section, increase your knowledge, increase the things, and then when you see those things, when you are reading those things, something that you find very interesting, some lines that you find interesting, some words that you find interesting, write them down. And when you find the words interesting or new words, don't just write the words, write the entire sentence. Okay, so you do that, and after that, once you've done that, you complete that exercise. आपको supporting words, fillers अपने आप समझने आने लग जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे इस word को एक sentence में form करना है. So it's like the छोटे छोटे से मोती होते हैं words, और वो एक माला में आपने पिरोना है, that is called a sentence. So how you go about it is you have to see कि वो कैसे पिरोया गया है, कैसे है. When you would see those multiple sentences multiple times, बार बार आप देखोगे, you would be able to do it very very comfortably. Okay, so you have to identify the main ideas, like I said, and supporting details, and then that's how you continue to frame.
ओके, आगे चलते हैं। कुछ रीडिंग की स्ट्रैटेजीज देखते हैं यहाँ पर, कुछ समझते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन यूज। सो एक्टिव रीडिंग का मतलब है जब हम ध्यान से सोच समझ के प्लान करके रीडिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रीडिंग। वी आर प्लानिंग टू रीड, हम तैयार हैं उस चीज के लिए, वी आर डूइंग दैट एज एन एक्टिविटी, वी आर डूइंग दैट with a lot of conscience, we are doing it with a lot of attention to achieve a certain goal. And that is active reading. So when we are doing a certain activity for achieving a certain goal, for being able to get the maximum out of it, then we are doing it very actively. Okay, so we are doing this actively. So active reading की कुछ strategies हैं जो आप follow कर सकते हैं. So the first thing is, like we have discussed, identify the unfamiliar words and phrases. Things that you haven't heard before, things that you haven't seen before. आपने उसका यूसेज नहीं देखा है, चीज़ें नहीं देखी हैं पहले. Just identify those unfamiliar words and phrases. Okay? And note it down on your notepad. Like I said, friends, जब तक आपने उसको अपने नोटपैड पे नहीं लिखा, अलग से नहीं लिखा, then it is going to be forgotten. It is going to be absolutely forgotten. And you write it on your notepad. You're able to do that exercise. You don't have to really mug it up, but it remains for a substantial period of time in your memory. अगर आपने अपने हाथ से कोई काम किया हुआ होता है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है as compared to the things that you've just read. Okay, that's scientific. You know, जब आपने किसी चीज़ के बारे में पढ़ा कि ये स्क्रू उसके अंदर इस तरीके से जाएगा, ऐसे होगा, that's one way. But अगर आपने वो करके देख लिया है तो आप उसे अगली बार बहुत ज़्यादा easily कर पाएंगे और वो आपके मेमोरी में ज़्यादा लंबे समय तक easily रह पाएगा. But because जो आपने रीड किया है उसके ऊपर कोई नई चीज़ भी आ सकती है. But जब आपने चीज़ एक्सपीरियंस करी है, जो आपने चीज़ करी है अपने आप से, that remains with you for a longer span of time. Okay, so इसीलिए उस पैटर्न को समझते हुए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है, आपने उन अनफेमिलियर वर्ड्स और फ्रेजेस को अपने नोटबुक में नोट करना है. Okay, now this is what it signifies. You make notes, outlines and highlights. So once you are able to form a quick note, okay, जब आप एक नोट बना लेते हो तो उसके अंदर से आप कुछ लाइनों को हाईलाइट भी कर सकते हो जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, बहुत पसंद आ रही हैं. Then you need to learn the main idea and key concepts. Learn here means that, you know, when you're actually reading about something which is from your course area, this line is for the course area, then in that case you need to learn the main idea and the key concepts. But if it is out of the course area, then yes, this is the way it is. The course area could also be an area if you are ready to make a speech and the script is provided by somebody else, and you are going in for a debate, the script is given by somebody else, then you need to understand the main idea and the key concepts of it. This would make it easier for you. Ask questions, a lot of them, to understand, you know. Ask yourself, do a little self-talk. Ask yourself questions, okay, so what could this be? What is it? And then you would be able to get the answers there itself, because maybe the information is right not there in front of you, but maybe in some other part of the page that information might be available. You would be able to get that thing. Okay, then just in your own thoughts, think about the purpose of the text. वो जो लिखा है, जो आपके सामने लिखा हुआ है, बैठ के सिर्फ आप सोचो कि उसका पर्पस क्या है, क्यों लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ सिग्निफाई कर रहा है, what is it going to talk about, how is it going to make an impact, what is the result of this. Just think about it.
this is going to cement the things in your mind, because the moment you question the how, the moment you question the do, then it starts helping you even more. Visualization, this is one of my favorite areas. I definitely enjoy a lot. कई बार क्या होता है कि you know, it's not really very practical, बहुत ही practical सा नहीं होता ये, क्योंकि ये कोई effort से या बहुत ज़्यादा बहुत specific किसकी कोई technique नहीं है. But this is something that you can do and experience as something that you can internally develop. बहुत सारी external techniques नहीं है इसके लिए, but internally आप अपने अंदर develop कर सकते हैं. Like, you know, the power of visualization. Try to imagine yourself at that place. जो आप पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में देख रहे हैं, वहाँ पे अपने आप को imagine करने की कोशिश करो कि वहाँ पे ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है. तो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि चीज़ें not on the criminal areas, not on the places where somebody died, उन सब areas में नहीं, but particularly in sports, entertainment, all these areas. Just try and imagine how would this impact, कैसे होगा, क्या हो रहा है. You can start by just thinking about it a little bit more, that you know वहाँ पे actually impact क्या होगा, कैसे हो रहा होगा, क्या workout हो रहा होगा. So उन situations के ऊपर थोड़ा सा सोच के. Okay, then now this is one of the best ways to actually experience and manage this thing, which is about read and present to self or others. So you can also do the self-talk here. You can go ahead and start doing the little bit of a self-talk where you present to yourself about the things that you studied or discussed or learned today. Whenever you go through the newspaper, whatever things you learned, you know, with your internal discussions, you find out some things and some areas, and after that just try to present it to yourself. जाओ और अपने आप को प्रेजेंट करो. आप सामने देखो, प्रेजेंट करो कि एग्जैक्टली आपने क्या क्या समझा, क्या क्या पढ़ा. दिस इज गोइंग टू ग्रेटली हेल्प यू व्हेन यू प्रेजेंट इट टू अदर्स. और इन केस इफ यू हैव people around you who are not judging you, very comfortable, do present it to them. और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसा ही बंदा चाहिए जो एक्सपर्ट हो. प्रैक्टिस के टाइम पर in communication you don't really need, sometimes you can, like that is the reason why we are talking about self practice. आप अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो सामने बंदा उसको इंग्लिश प्रॉपर ही आती हो, or the person may be an expert in communication skills. That is not needed. Do not seek feedback from them. Okay, so feedback is something that you can only seek in from experts. और मैं जैसे जैसे कोर्स के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, I am also giving you enough opportunities to self check yourself. So you don't really need anybody to tell you whether you're doing fine or you're not doing fine. Do not ask that question because they might not be the experts in communication. और सबसे मज़े की बात क्या होती है कि ज़्यादातर लोगों को अगर उनसे राय मांगी जाएगी तो उन्हें कुछ आता हो या ना आता हो, फिर भी वो राय ज़रूर देंगे. They would not stop that, you know, I'm not an expert into this domain. आप डॉक्टर के पास ना जाके केमिस्ट वो जो 10वीं फेल है उससे भी पूछोगे इसकी दवाई क्या है, वो बताएगा ज़रूर, आपको दे देगा वो दवाई. पर वो किस वजह से था, क्या था, that is something that person would not be able to diagnose or identify. वो आपको एक सुपरफिशियल और ओवर्टली चीज़ें अपना एक्सपीरियंस कि मुझे कैसा लगा ये बता सकते हैं, बट वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, वेदर इट इज़ गुड फॉर योर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट अराउंड यू, दे मे और मे नॉट बी इन अ सिचुएशन टू डू इट. बट इफ यू हैव समबडी, it's very good. Okay, so what you need to do is you can do the self-talk, you can talk to others. I have seen some of my students, they do not get anybody, they even but they need somebody live, so they even practice in front of their pets. They talk a lot to their pets, they present it to their pets, and
They present it to the walls around. Sometimes they multiple things, you know. Their parents, you know, may or may not be great with communication, but they would never judge you. They always support you. Siblings, brothers and sisters, some friends who are also learning along with you. That is a great thing. So you can practice that way. So make your notes. Once you make your notes, make a small paragraph or a story around it, story around the things that you have gathered, and then present it to self or others. I want you to have a quick look at this. Just go through this page and ask yourself internally if you have any questions, if you've understood properly or not. Okay, so time for revision on this one. Let's check it out once again. So we talked about how in terms of reading skills, how to really read a newspaper very effectively. What are the techniques that we can use for improving the speed and comprehension? How do we identify main areas in supporting details and active reading strategies? Okay, so while reading a newspaper, we typically find out that there are sections which include national, international news, local news, sports, entertainment, amusements, classified advertisements, and neighborhood news. This is what a typical newspaper contains. This is what is there. Then we have a section which is called the editorials, where people give their opinions about certain aspects, certain things that are happening around the world. In these typical sections and the editorials, the difference primarily is that in the typical sections, it is completely about facts, and editorials, most of the things are just about opinions and may or may not contain many facts. Okay, and now there are some techniques that we discussed very deeply about which can increase your reading speed and comprehension. So to increase the reading speed and comprehension, one of the major aspects is posture. If you sit, you can sit comfortably, but not lying down or lying down on your chest and trying to do it, you know, lying down on the bed completely straight and doing it. That's not the best way to do it. You have to, because this is about 5%, 10% exercise that you can literally do to achieve yours. So that posture is very, very important. Sit down in that particular posture. Take a notepad and a pen along with you to write the things. Then read about the things that you like the most. So let's say you like the sports section the most. Start reading the sports section. Start thinking about the sports section, and then find out the best areas, best things from there, and maintain an environment, because generally the font of the newspaper is very small. In case if you do not have proper lighting or things, you might lose interest very early. For you to continue that interest in that, you need to maintain the right kind of environment out there. And then like I said, the content is very important. You have to identify the content. In one more aspect, that you have to also identify what kind of a content it is. If you continue to read more about murders, crimes, killings and things like that, it is also going to act negatively upon you, on your mental stats as well. And also it might just, you might also be using some sadistic words most of the times. So for you to avoid that particular situation, जैसे कि आप अच्छी बातें करें, मज़ेदार बातें करें, interesting बातें करें, it is very, very important to particularly read about sports, news, about entertainment industry, amusements, things like that. You can read that content. Generally there are lesser chances of sad news or things like that there. If you really want to read about current affairs,
I would recommend that you don't go about reading about the crime things a lot. You can gather that information, but do not use that as part of your exercise for communication skills. Okay, because if you tend to do that, you actually capture a lot of negativity, and you pass on that negativity to all the people around you, because that's what you have read and that's what you have to share. Because there is nothing that remains within you. When you get something, जब knowledge बहुत ज़्यादा आती है, people really feel the need to share. So when you're sharing that particular information with people out there, then you would only be sharing things that you have read. So I would strongly recommend that you do not read too much about the crime, killings, deaths, and things like that. Hate crimes, hate things, do not read much about that, and criminals and things like that. Try to read the positive news, try to read the positive side, things like things that are happening in sports, internationally, and things. Even in that, try to filter the news which talks more about disasters, problems, things. Yes, you can know about it, you can read about it, express your little feelings about it, but don't get very deep into reading about it. Just read the headlines and that's it. Don't try to find a lot of depth into the crimes and these things. Trust me on that. This information is less helpful and more harmful. Okay, so read regarding that particular thing. So content, like I said, is very, very important. The things that you're reading, and the environment, like I said, it should be well lit. You should have you can sit with a cup of coffee, tea, or something and enjoy that reading exercise. That environment can be made as per your choice. Okay, so that's the next thing is so like I said, friends, here the key is the content. The rest of the things are supporting elements. In case if the content is of your choice, you would particularly learn to read it faster. And as you continue doing that activity, I'm sure a lot of people would not be in the habit of reading the newspaper. To develop that particular habit, to nurture that creativity, nurture that style, content plays a major role. You start enjoying that, reading it. You look forward to reading more about that the next day. And then subsequently it becomes a style. Then you can read about the other things as well at times for information, in case if you enjoy that. Yeah. So that's the thing. The next thing is, whenever you're reading something, try to identify the main idea, why the person who has written something, or probably he's written something, or he has talked about something and somebody else has written about it. How is that? What is that the person wants to actually signify? What is the main idea? And check out the supporting details out there. Okay, the next thing is the strategies that we had. I'll just quickly rush through this. So what you have to do is identify some unfamiliar words. The unfamiliar words you identify, and the phrases, the things that you haven't heard before, the things that you haven't, the words that you didn't know about. And like I said, write the complete word. You make notes of the words, the lines and the outlines, and also some highlights of the things that you can think about. Learn the main idea and the key concepts, what it talks about, what is the major standpoint, what is the thought of the writer around that particular thing. That is something that you need to write. Ask yourself some questions about whether I have understood this properly or not. What is the reader trying to signify? How would I really use that in a sentence when I would talk to people? Is it really applicable to me? Ask those questions to yourself. Think about the purpose of the text. Why is it written? Because if you understand that why a certain thing is written, you would be able to very comfortably use it in your communication.
because when such a situation comes, you would be able to see, okay, so this is what needs to be said in this particular situation. So understand the purpose of the text. Visualization, very interesting. Just try to imagine yourself at that particular position, in that environment. So let's say you are into the match. Imagine that you're watching that particular match and somebody was hitting sixes and things like that. You know, just that little bit of a visualization helps you when you are reading. Just try to visualize, okay, so how would it feel when somebody is there, or what kind of an environment would it have been. Just feel yourself. So some people have visualization, the power of visualization already built in them. Some people can develop it over a period of time, but there is no trick or strategy to do it. It's just something that you can intrinsically empower yourself, push yourself to develop, to see things like that. Then, as part of the last activity, you can read and present to self and others. How you can go about presenting yourself. You can present it to self. Make a small paragraph around all the learnings that you've had. Make a story. Make a wonderful story of all the learnings that you've had, all the things that you gathered, and then present it to self, and also to you can also do it to others, like the set of people that I told you. People use multiple ways to do it. Very good. So this is what we've understood. We would do one more exercise into how to manage and read the newspaper effectively. Friends, किसी भी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके ग्रास रूट लेवल को जानें. It is very, very important for us to be able to understand the basic point where this particular चीज came in from. और उसको समझ के हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ पाना. इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और साथ साथ हाउ टू डू स्पीड रीडिंग, हाउ टू एक्चुअली मैनेज योर रीडिंग, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बात करने से पहले हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि रीडिंग एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज रीडिंग, हाउ इट इज डन एंड थिंग्स लाइक दैट. इट इज वंस यू अंडरस्टैंड, एक बार आप बहुत अच्छी तरह समझ गए उस बेसिक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट को, आपके लिए उसके ऊपर चीज़ें ऐड ऑन करना बहुत ईजी हो जाएगा. जैसे आप कोई भी एक चीज़ करते हो, पहले आप एक ब्लॉक लगाते हो, फिर आप सेकंड ब्लॉक लगाते हो, फिर आप थर्ड ब्लॉक लगाते हो. इवन इफ यू बिल्डिंग अ हाउस और बिल्डिंग समथिंग, कुछ भी करने के लिए आप ब्लॉक बाय ब्लॉक आगे बढ़ते हो. लर्निंग में बिल्डिंग ब्लॉक जो है और जो बेस ब्लॉक है वो है उस कॉन्सेप्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग. तो सबसे पहले हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि रीडिंग होता क्या है. Now, reading is a process of looking at written symbols, जो कि alphabets हो सकते हैं, punctuations हो सकते हैं, कोई drawing हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है. So, diagrams हो सकते हैं आपके. Reading as a whole is a process of looking at written symbols and letters and understanding the meaning of them. It's one of the four main language skills alongside listening, speaking and writing. ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी लैंग्वेज के चार पार्ट्स होते हैं: reading, listening, writing and speaking. Now, reading is one of the main pillars. Now, reading is usually the third language skill that you learn in your language. It comes after listening and speaking. Because सबसे पहले आप किसी चीज को सुनते हैं, फिर आप उसे बोलना सीखते हैं और उसके बाद आप पढ़ना सीखते हैं. जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था प्रोटो लैंग्वेज का. जब बच्चे सीखते हैं तो सबसे पहले वो सुनते हैं एक साउंड को. सो लिसनिंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल दैट इज देयर. Anyone who wants to learn any language, who understands any language, the first part of any language is the listening. आप किसी चीज को सुनते हैं. जब आपने सुना,
उसके बाद धीरे 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 आप उसे बोलना शुरू करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, आप देखते हैं वो सबसे पहले सुनता है, उसे बोलता है, जब थोड़ा बड़ा होता है उसके मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं एंड ही इज एबल टू होल्ड द पेन एंड पेंसिल एंड थिंग्स लाइक दैट, देन ही स्टार्ट्स राइटिंग। सो उसको उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द वेरी जेनेसिस ऑफ हाउ इट केम फ्रॉम, शुरुआत से ही करते हैं, बिकॉज जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली हियर इट कम्स आफ्टर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। When we read, we look at written symbols, letters, punctuations, spaces, and use our brains to convert them into words and sentences that have meaning to us. We can read silently in our heads or read aloud, speaking every word that we read. So, like it says here, reading दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक तरीका है कि आप अपने दिमाग में पढ़ें साइलेंटली, यू डोंट से एनीथिंग। दूसरा तरीका है जब आप उसे बोल बोल के पढ़ते हैं, राइट? दीज आर द टू वेज एंड लाइक इट सेज दैट इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस जहां पे आप रिटन सिंबल्स को देखते हैं और उसके बाद उनको यूज करते हैं वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे करके दो तरीके से रीडिंग करी जाती है। और अब क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है, हमें ध्यान रखना है कि रीड करने के लिए, टू बी एबल टू रीड, वी नीड टू बी एबल टू, एक अच्छे रीडर बनने के लिए, किसी भी चीज को अच्छे से रीड कर पाने के लिए, समझ पाने के लिए, रीडिंग के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट वी सी। अगर हमें वो अल्फाबेट्स, वो चीजें नहीं पता होगा, वो डॉट्स, वो पंक्चुएशन चीजें नहीं पता होंगी, वी वुड नॉट बी एबल टू रीड इफेक्टिवली, बिकॉज हमें पता ही नहीं है जब उन चीजों के बारे में, वी वुड नॉट बी एबल टू डू इट। लाइक दैट्स द रीजन व्हाई वी से वोकैबुलरी प्लेज अ मेजर रोल। अगर आपको नहीं पता इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ये अल्फाबेट क्या होता है, ये पंक्चुएशन क्या होता है, it is going to be very, very difficult for you to read. So, it is to identify the words we see, that is called word recognition. Understand what they mean, which is called comprehension. ये definitions बहुत important हैं guys. इसको please आप ध्यान से समझते जाइए. So, word recognition is when you identify the words we see, which is part of your vocabulary and things. And comprehension means whatever is written there, उसको समझ पाना। यानी कि ना कि जो लिखा हुआ है वो तो आपने समझ ही लिया, साथ साथ वो क्या कहना चाहते हैं उस लाइन से, उस वर्ड से, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। नाउ एज अ प्रोसेस you then connect words and their meaning so that reading is automatic and accurate. Okay, so this is what reading means. जब आप रीड कर पाते हैं तो आप ये चीजें कर पाते हैं। रीड कर पाने के लिए आप वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका क्या मतलब होता है वो समझ पाते हैं, और उन वर्ड्स को कनेक्ट करके उसको समझ पाते हैं। और जब आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को रीड करके समझने लग गए, जैसे ही आपने रीड किया आप फटाफट समझते चले गए, दैट इज कॉल्ड फ्लुएंसी। ओके, सो फ्लुएंट रीडिंग मीन्स दैट यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड एज यू रीड। तो आपका जब कॉम्प्रीहेंशन और रिकॉग्निशन एक कंटिन्यूटी में होता जाता है, उसे हम कहते हैं फ्लुएंसी। आई एम श्योर दिस इज वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स। रीडिंग टेक्निक्स में जो पहली टेक्निक है उसको हम कहते हैं स्किमिंग। स्किमिंग, which is sometimes also referred to as gist reading, means going through the text to grasp the main idea. Here the reader doesn't pronounce each and every word of the text, but focuses their attention on the main theme or the core of the text. Examples of skimming are reading magazines or newspapers and searching for a name in a telephone directory. So, जब आप मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स को अभी साइड में रखते हैं, देखते हैं जब आप टेलीफोन डायरेक्टरी को देखते हैं
तो आप फटाफट कैसे स्किम करने के लिए कैसे करते हैं? स्किम करने के लिए आप फास्ट स्किम करने के लिए आप क्या करते हैं? लेट्स से आपने ढूंढना है एक नाम पीयूष उसमें, तो पीयूष ढूंढने के लिए डिक्शनरी जो ये टेलीफोन डायरेक्टरी होती है उसमें ज्यादातर अल्फाबेटिकली चीजें डिफाइंड रहती है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? पी के सेक्शन पे फटाफट जाते हैं। पी के सेक्शन के बाद आप देखते हैं कि कहां पर आई नेक्स्ट वाला आएगा, जैसे आप डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढते हैं। सिमिलर इज द टर्म। सो उसमें आप बाकी चीजों पे जब ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज आप बाकी चीजों को नहीं देख रहे हैं, आपने नहीं देखा ए के अंदर क्या था, बी के अंदर क्या, यू आर नॉट कंटिन्यूअसली रीडिंग इट। आप पीयूष तक पहुंचने के लिए बाकी सारे नामों को नहीं पढ़ते। आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो यू डू नॉट गो बाय द फर्स्ट नेम, जैसे फर्स्ट नेम लिखा है अभिषेक, अमर, ऐसे ऐसे करके आप उन सारे नामों से होते हुए नहीं जाते, आप सीधे पी पर पहुंचते हैं। देन वंस यू डायरेक्टली रीच पी के बाद आप बाकी नामों से पूरे नाम पढ़ते हुए नहीं आते, आप सीधा पी के आई देखते हैं, आई कहां पर होगा पी के बाद, जिधर पर भी है। फिर उसके बाद अगर पी आई से मल्टीपल नेम्स है तो आप उसमें देखते हैं पी आई वाई किधर पर होगा, एंड देन दैट्स हाउ सिमिलर टू द वे यू फाइंड द वर्ड्स इन द डिक्शनरी। नाउ दैट इज कॉल्ड स्किमिंग, where you do not go by everything, you do not go through the entire cycle of things, you just go to the main pointers. आप सीख जाते हैं कि कैसे आपको तेजी से उन पॉइंट्स तक पहुंचना है। दैट इज कॉल्ड स्किमिंग। सिमिलरली जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, मैगजीन्स रीड करते हैं, तब आप ऐसे ही तेजी से जो स्पेसिफिक पॉइंटर्स हैं, जो स्पेसिफिक चीज ढूंढना चाहते हैं आप उनको जब फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्किमिंग। जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल न्यूज़पेपर में देखते हैं स्किमिंग का, मैगजीन्स में देखते हैं स्किमिंग का। जैसे आप स्पोर्ट्स सेक्शन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि यहां पे क्या है, तो आप सीधा सीधा क्या करते हैं, आपको पता होता है कि न्यूज़पेपर के लास्ट पेज पर या सेकंड लास्ट पेज के ऊपर स्पोर्ट्स है, तो आप ऑटोमेटिकली सीधा बाकी सारे सेक्शंस को छोड़ते हुए सीधे उस पर पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं करते कि आप पूरे के पूरे एक एक चीज को पढ़ते हुए आप वहां तक पहुंचते हैं, आप सीधा डायरेक्ट उधर पर पहुंच जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि अगर आपने लेट्स से इंडिया न्यूजीलैंड के मैच की बारे में देखना है या कुछ करना है, तो आप सीधे उसी सेक्शन पे चले जाते हैं, इंडिया न्यूजीलैंड के सेक्शन के ऊपर। फिर आप धीरे धीरे करके ऐसे ढूंढना शुरू कर देते हैं चीजों को। That is called skimming. Coming to the things. So, ये एक इफेक्टिव रीडिंग टेक्निक है जहां पर आप एग्जैक्टली वही चीजें रीड करते हैं जो आप रीड करना चाहते हैं, ना कि सारे के सारे चीजों से होते हुए जाना। And it is a brilliant process. It's a wonderful thing. You know, if you are able to point out, if you are able to find out, you save a lot of unnecessary time. बहुत सारा अननेसेसरी टाइम स्पेंड होता है ये फाइंड आउट करने में कि एग्जैक्टली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी वाली है, क्या है। पर अगर आपको पता है कि आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहां पे मिलेगी, किस किताब में मिलेगी, किस पॉइंट पर मिलेगी, किस जगह पर मिलेगी, इट गेट्स सो इजी। तो जो आपकी ये, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिसने इस चीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, वो है गूगल। आप जिस पॉइंट को एग्जैक्टली जानना चाहते हैं आप वो गूगल पे टाइप करते हैं, गूगल आपको इंस्टेंटली उसी चीज के रिजल्ट दे देता है। दैट इज कॉल्ड, सो गूगल इज डूइंग स्किमिंग फॉर यू। वो फटाफट आपको एग्जैक्टली वही, फिर उसके बाद आप फिर उसमें से रेलेवेंट चीजें ढूंढ के स्किम करना शुरू कर देते हैं। नाउ दैट इज, आई एम श्योर यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड स्किमिंग वेरी क्लियरली। और इस तरीके से करते हैं जब आप मेन थीम के ऊपर फोकस करते हैं और अपना सारा का सारा अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं उस मेन थीम के ऊपर, एग्जैक्टली जो आप जानना चाहते हैं, जिस चीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो चीज समझना चाहते हैं। नेक्स्ट जो रीडिंग टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग। इन स्कैनिंग, हियर द रीडर क्विकली स्कटल्स अक्रॉस सेंटेंसेस टू गेट टू अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. Scanning involves the technique of rejecting or ignoring irrelevant information from the text to locate a specific piece of information. Now, this is a skill that you develop over a period of time. आप फटाफट क्या करते हैं, आप let's say you keep some keywords in your mind. मुझे exactly ये चीज़ें ढूंढनी है, मुझे ये आंसर ढूंढना है, इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए.
सो आप बहुत तेजी से उस पूरे के पूरे टेक्स्ट और पेज को देखना शुरू कर देते हैं, फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं. ना हियर अनलाइक स्किमिंग यू डू नॉट एग्जैक्टली नो वेयर दिस इंफॉर्मेशन इज लाइंग. आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है और उस पूरी इंफॉर्मेशन में से आपने फाइंड आउट करना है अपना रेलेवेंट वाला पॉइंट. सो आप एग्जैक्टली रेलेवेंट पॉइंट को ढूंढने के लिए फटाफट स्कैन करते हैं. यू जस्ट लुक अराउंड द थिंग्स एंड देन यू सी दोस कीवर्ड्स और आप एग्जैक्टली वहां पे पहुंच के उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं. मुझे इस चीज के बारे में पढ़ना है, इस चीज के बारे में जानना है. दैट इज व्हाट स्कैनिंग इज ऑल अबाउट. देन देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग. नाउ इंटेंसिव रीडिंग is actually far more time consuming than skimming and scanning, as it needs the reader attention to detail. It involves close reading that aims at the accuracy of comprehension. Here the reader has to understand the meaning of each and every word. So when we talk about intensive reading, friends, intensive reading means wherein you have to एक्चुअली गो अबाउट, जब आपने किसी चीज का मीनिंग बहुत डीपली समझना है, बहुत ध्यान से उस चीज को समझना है, एग्जैक्टली उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो क्या कहना चाहते हैं, उस चीज को आपने बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना है और ये इंपॉर्टेंट है. लेट्स से यू आर ट्राइंग टू डिराइव एन आंसर, यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ अ सर्टेन थिंग, आपने उस चीज को बहुत अच्छे से समझना है तो आप इंटेंसिव रीडिंग करते हो. Where you go about reading each and every word and trying to understand the meaning of each and everything that the writer had to write about. That is intensive reading. So intensive reading हम कब करते हैं? Intensive reading हमें तब करनी होती है जब हमें किसी चीज को बहुत अच्छी तरह समझना है, बहुत डीपली समझना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को हमें अच्छे से समझ लेना है. Maybe we might have to define it into our own words, or probably we might have to draw some conclusion out of it, या हमें summary write करनी है, things like that. Then you do an intensive reading where you go about understanding the context of the thing very, very deeply. Okay? Then the next technique is extensive reading. Now extensive reading actually lays more emphasis on fluency and less on accuracy. It usually involves reading for pleasure and is more of an out of classroom activity. It is highly unlikely for readers to take up the extensive reading of text they do not like. Okay, so extensive reading is a reading that you read for प्लेजर. जैसे आप कोई कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं, किसी ट्रैवल के बारे में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, या कुछ लग्जूरियस चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, किसी हिस्ट्री के बारे में किसी चीज़ की पढ़ रहे हैं. नाउ दैट इज समथिंग विच इज़ एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, नॉट एन एरिया ऑफ नीड. जैसे जो इंटेंसिव रीडिंग है, इंटेंसिव रीडिंग आप तब करते हैं जब आपकी ज़रूरत है उस चीज़ की, आपने उसे कोर्स की तरह पढ़ना है या ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आपको उसको एक्सप्लेन करना है उस पर्टिकुलर चीज़ को टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और टू योरसेल्फ. एक्सटेंसिव रीडिंग में ऐसा नहीं होता. एक्सटेंसिव रीडिंग में होता है जब आप प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, यू जस्ट रीड इट, यू जस्ट गो थ्रू रीडिंग इट एंड इट इज़ फॉर प्लेजर. और ये आउट ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी होती है जो आपको ज़रूरी नहीं है उसके किसी क्लासरूम में जाना है, कुछ करना है, आप बस प्लेजर के लिए लेजर में आराम से, जैसे आप एक स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नाउ दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग, राइट. और एक्सटेंसिव रीडिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो. अगर वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं होती, राइट. नाउ आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड. एक बार क्विकली इन कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करते हैं. ओके, सो व्हाट इज रीडिंग? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी नाइसली कि रीडिंग क्या होता है. रीडिंग एक प्रोसेस है रिटन सिंबल्स को अंडरस्टैंड करने का, और रीडिंग करने के लिए हमें क्या, अगर हम एक सक्सेसफुल रीडर हैं तो हमें क्या पॉइंटर्स के ऊपर ध्यान देना है? वर्ड रिकग्निशन, कॉम्प्रीहेंशन और फ्लुएंसी होती है जब हम चीज़ों को मीनिंग भी समझ के फटाफट कनेक्ट कर पाते हैं और तेज़ी से उसे पढ़ते चले जाते हैं. दैट इज़ फ्लुएंसी. 4 डिफरेंट टाइप्स हैं. स्किमिंग क्या होता है ये आपने बहुत अच्छे से देखा, जब हम एग्जैक्टली उस रेलेवेंट एरिया में पहुंच पाते हैं. देन वी हैव स्कैनिंग,
जब हम उन कीवर्ड्स को देख के उस पूरे के पूरे टेक्स्ट में आइडेंटिफाई करके तेज़ी से उस तक पहुंच जाते हैं। इंटेंसिव रीडिंग, जब हमें किसी चीज़ को बहुत ध्यान से रीड करना है, समझना है। एक्सटेंसिव रीडिंग, जब हमें एम्फेसिस फ्लुएंसी के ऊपर होता है, जब हम लेजर रीडिंग करते हैं, राइट। सो लेट्स नाउ डिस्कस सम वेरी वेरी कॉमन रीडिंग प्रॉब्लम्स कि रीडिंग में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं।